हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि ये बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए जो क्लासेज आप लोग के लिए ये स्पेशल 40 नंबर वाली चल रही है, तो दोस्तों उसी का आज क्लास नंबर 8 है, यानी कि क्लास 8 है आज। और दोस्तों, किसी कारणवश मैं कल वीडियो आप लोग के लिए नहीं अपलोड कर पाया चैनल पर, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगा। और दोस्तों, यह जो सीरीज आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, तो आज का भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोग को है कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में दिया जा रहा है दोस्तों। और कांग्रेस के अधिवेशन जितना हुआ है, उससे प्रश्न आप लोग को बीपीएससी ट्री 1 में पूछा गया, 2 में भी पूछा गया, और बीपीएससी ट्री 3 जिसका एग्जाम प्रस्तावित जो है अगस्त में है। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिनों से न्यूज में आ रहा है कि जैसे लग रहा है कि उससे पहले ही परीक्षा हो जाएगी। तो आप लोग एकदम बिल्कुल तैयारी अपने अच्छे से किया कीजिए और एकदम जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। तो इस प्रश्न का जवाब देना है, और देखिए उसी तरह के पांचों ऑप्शन दिए गए हैं जिस तरह के आपको बीपीएससी की शिक्षक वाली परीक्षा में जो देखने को मिलते हैं, पांच ये ऑप्शन वाले। तो देखिए, ऑप्शन पहला है 2 बार, 3 बार, 4 बार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगर बात की जाए दोस्त मेरे, तो ये कांग्रेस के अधिवेशन के जो कांग्रेस जितना अधिवेशन हुआ उसमें 3 बार जो है ये 3 बार जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कितने बार? 3 बार बने थे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर आपने तो बता दिया कि 3 बार बने हैं, तो लगे हाथ ये भी फैक्ट में बता दीजिए कि कब कब बने हैं। तो दोस्तों, यही मेरा तो पढ़ाने का तरीका है। तो पहला तो देख लीजिए, 1929 में बने थे, ठीक है ना। दूसरा 1936 में बने थे। तीसरा बार जब बने थे ये 1937 में बने थे। अब प्रश्न उठता है कि ये 3 बार बने, ये तो बात ठीक है, कहाँ कहाँ वो अधिवेशन हुआ था। तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था दोस्त मेरे, ये जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है ये कब लिया गया, किस अधिवेशन में लिया गया। तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। अब बात 1936 की आती है, तो यह जो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन था, ठीक है। और इसमें कोई उतना महत्वपूर्ण बातें नहीं हो पाई थी, इसलिए इसको बस इतना ही याद रखिए। तो 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। 1937 की अगर बात किया जाए, तो दोस्त मेरे यह जो अधिवेशन हुआ था ये फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। और इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। और इससे महत्वपूर्ण फैक्ट की बात किया जाए, तो किसी भी गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था। कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए, तो ये किसी गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था। 1937 वाला होने वाला पहला अधिवेशन जो था ये फैजपुर वाला था, ठीक है ना। तो ये तीनों 1929, 1936 और 1937, ये तीनों बातें आप लोग अच्छे तरीके से दोस्त मेरे आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग एकदम बिल्कुल बने रहिए चैनल पर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन जो है बढ़ता रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है आप लोग को कि शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है। तो देखिए, शक संवत से बार बार प्रश्न आप लोग को पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो ये पहले देख लीजिए कि अंतिम शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है, अंतिम माह पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को फागुन हो जाएगा, ठीक है ना। शक संवत का अंतिम शक संवत पर जो आधारित कैलेंडर है दोस्तों, अपना देश का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित है, ठीक है ना। और ये इसका अंतिम महीना जो है ये फागुन होता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात कुछ महत्वपूर्ण बातों की कर ली जाए, तो दोस्तों देखिए, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसको स्वीकार कब किया गया, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में ये शक संवत को कब इसको अपनाया गया। तो दोस्त मेरी ये कई बार आप लोग को परीक्षा में पूछ दिया जाता है
और ये इसका ऑप्शन हो, ये याद रख लीजिएगा। 22 मार्च 1957 को जो है ये शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये तो पहला महत्वपूर्ण बात हो गई। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात चलिए देख लिया जाए कि दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि शक संवत की स्थापना कब हुई, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई। शक संवत की शुरुआत जो है आप लोग को कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी शुरुआत दोस्तों ये 78 ईस्वी में हुई थी, 78 ईस्वी में हुई थी। जो कि किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। अगर परीक्षा में कभी पूछ ले कि किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो दोस्तों ये कनिष्क के द्वारा शुरुआत की गई थी, कनिष्क के द्वारा। और ये कनिष्क किस वंश के शासक थे, तो दोस्त मेरे इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। ये कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, जिनके द्वारा 78 ईस्वी में जो है ये शक संवत की शुरुआत की गई। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। अंतिम महीना हम लोग देख लिए फागुन। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि शक संवत का पहला महीना क्या होता है। हम लोगों का जो राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है, तो दोस्तों ये भी याद तो आप लोग रख लीजिएगा। ये होता है चैत होता है, ठीक है ना। आप लोग चैत का नाम सुने होंगे। तो वो शक संवत पर आधारित हम लोग का जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर, उसका पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि इतना महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिए दोस्तों। आप लोग का यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है आप लोग को कि भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज पाकिस्तान की मांग किसने की थी। पाकिस्तान की मांग से दोस्तों कई बार प्रश्न हम लोग को देखने को मिलते हैं। चाहे वो बीपीएससी ट्री हो या किसी भी परीक्षा में, चाहे एसएससी हो जाए। ये देखिए, सबसे बड़ा बात आप लोग को मैं क्या बता रहा हूँ। हमारे चैनल पर दोस्तों आप लोग को सपोज कर लीजिए कि बिहार दरोगा से, बिहार पुलिस से, उत्तर प्रदेश पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, ये सभी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को हमारे चैनल पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि जीके क्या किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए होता है क्या। ऐसा नहीं होता है, वो सभी एग्जाम के लिए होता है। किसी भी एग्जाम में कोई भी जीके, जीएस और करंट अफेयर पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो आप लोग अपने समयानुसार जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग एक एक करके सब देख जाइए। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग के अंदर जो एक आत्मविश्वास भर जाएगा, वो खुद ही कहिए कि नहीं सर आपके द्वारा बढ़िया बात किया गया था। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को पहले देख लीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा, कि भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी। तो दोस्त मेरी ये आप लोग को किया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। ठीक है ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। अब बात यहाँ पर ये उठता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा तो किया गया, लेकिन एक दोस्तों इससे पूछा जाता है प्रश्न कि ये किस प्रस्ताव में इसको प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों इसको कभी कभी ये लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है, लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है, जो कि 1940 में हुआ था। और इसी में सबसे पहले जो मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ये द्विराष्ट्र वाली बात कही थी। द्विराष्ट्र, ठीक है ना। एक हिंदू के लिए और एक मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग। इसी अधिवेशन में आप लोगों को ये भाषण दिए थे, 2 घंटा अंग्रेजी में लंबा चौड़ा भाषण दिए थे मोहम्मद अली जिन्ना। और उसी में द्विराष्ट्र वाला बात कहा था उन्होंने कि मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान की अलग देश की अलग राज्य की मांग होनी चाहिए। ये मांग की थी उनके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो ये तो बात हो गई। एक इससे और प्रश्न महत्वपूर्ण पूछता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। प्रयोग सबसे पहले, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और कई हमारे दोस्त इसमें आप लोग गलत जवाब लगा देते हैं, मोहम्मद अली जीना कर देते हैं। मोहम्मद अली जीना इसमें नहीं करना है मेरे भाई। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग या पाकिस्तान शब्द को गढ़ने वाले जो थे, उनका नाम था आपको चौधरी रहमत अली नाम था। ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, चौधरी रहमत अली जो थे, इन्होंने ही ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान
शब्द का गठन जो है इनके द्वारा ही किया गया, ठीक है ना। इनके द्वारा तो मांग की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। तो ये बात भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेना मेरे भाई। और दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न चौथा नंबर आज का है 4 नंबर, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितना बार हुआ है। तो संविधान की प्रस्तावना से ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछता है, सब में पूछता है। और आप लोगों को बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 और ट्री 3 में भी आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा, 1 2 में तो पूछा ही पूछा, ठीक है ना। थ्री की अगर बात करें बीपीएससी ट्री 3 के लिए, तो दोस्तों प्रस्तावना से प्रश्न आप लोग के लिए जो बनता है, तो देख लीजिए यहाँ पर उसी का एक प्रश्न है कि कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 बार प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में मेरे भाई, ये आप लोगों को भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ था। 2 बार हुआ था नहीं, हुआ है, ठीक है ना। हाँ मैं बोल दिया हूँ, सॉरी उसके लिए। तो कहाँ हुआ है थोड़ा सा उसको भी एक लाइन देख लिया जाता, तो आप लोग के लिए मैं लिख दे रहा हूं। प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो देखिए एक बार भारत तो यहीं पर आ गया, ठीक है ना। तो दूसरा अब इसके आगे क्या होता है, हम भारत के लोग भारत को एक, तो देखिए यहाँ भी भारत आ गया। यही 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग जो है, ये हम लोग के प्रस्तावना में हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये पूरा प्रस्तावना जो है ये है। लेकिन उसमें भारत शब्द का प्रयोग जो है सिर्फ 2 बार ही हुआ है पूरे अपने संविधान की प्रस्तावना में। तो ये दोस्त भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज आप लोग के लिए मैं चला रहा हूँ, और सभी क्लासेज आप लोग को इसी तरह है। अभी तक आप लोग के लिए 7 क्लासेज और एक राष्ट्रपति पर आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो में उपलब्ध करा दिया हूँ। तो देखिए जो सेपरेट वीडियो में एक एक टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ, तो आप ही लोग का डिमांड था कितने दोस्तों का कि सर क्वेश्चन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी कि क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, और भी अच्छे तरीके से पढ़ाइए सबको टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज भी मैं आप लोगों को बीच बीच में क्लास देते रह रहा हूँ। तो ये आप लोग मत सोचिएगा कि वो बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल उपयोगी है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। देखिए पहले आप जब भी किसी एग्जाम में बैठे दोस्तों, तो आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अब कहीं ऑप्शन में 5 जून दे दे, 5 जून दे दे तो वो मत लगा दीजिएगा, क्योंकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि हम लोग मनाते हैं प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो 26 नवंबर को ये बात तो आ गई। अब देखिए क्या क्या प्रश्न है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो ये 26 नवंबर, इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। विश्व पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को 5 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है ना। 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी पहली बार अगर बात करें, तो पहली बार जो है ये कब मनाया गया, अगर कभी परीक्षा में पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो दोस्त मेरे ये सबसे पहले 1974 में मनाया गया था। कहाँ पर, तो अमेरिका में मनाया गया था, ठीक है ना। और जब भी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप लोगों को प्रत्येक वर्ष जो है एक अलग थीम होता है, यानी कि उसी पर हम लोग काम करते हैं। तो 1974 में जब सबसे पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो उसका पहला थीम था दोस्तों ओनली वन, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ओनली ओनली वन अर्थ जो है, ये आप लोगों को पहला बार थीम था। तो कहिएगा कि सर ये तो पहली बार वाली बात बता दिए, अब हमको बता दीजिए कि 2023 का पहला, 2023 में थीम क्या था। 2023 में भी तो मना ना दोस्तों, 2023 के जून में भी 5 जून 2023 को भी 5 जून
मैं अच्छे से लिखते रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। ये 5 जून 2023 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका थीम अगर पूछे तो देखिए, अगर आप लोगों को हैशटैग में करके दे दे तो हैशटैग आप लोग लिख लीजिएगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है ना। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, ये आप लोगों को ये थीम रहा। हिंदी में अगर दे दे, ठीक है ना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अगर हिंदी में आप लोग के लिए दे दे तो आप लोग इसका सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति अभियान लिख लीजिएगा। सिंगल सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है ना, उससे प्रदूषण पर ये इस बार का थीम रहा। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान जो है, ये इस बार का थीम रहा विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का, ठीक है। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन या सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुक्ति अभियान, ठीक है ना, दोनों चीजें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये बात हो गई। अब कभी परीक्षा में ये पूछ दे कि चलिए सर थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया किसके द्वारा जाता है। तो दोस्तों, ये प्रतिवर्ष यूएन यूएन यानी कहने का मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इसका आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाता है। आयोजन प्रतिवर्ष जो है ये कराया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा, और मैं आशा करता हूं कि अब इससे कोई किंतु परंतु आप लोग को रह नहीं गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न ये देखिए, छठा नंबर प्रश्न है कि भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भाई मेरे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है। वीरता का जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है, और वो होता है आप लोग को कौन सा, तो ये परमवीर चक्र होता है, ठीक है ना। ये परमवीर चक्र होता है। ये सौर चक्र भी देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ये भी आप लोग को वीरता से ही संबंधित पुरस्कार होता है, वीरता संबंधित ही पुरस्कार होता है। लेकिन ये परमवीर चक्र की बात किया जाए तो ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है, ठीक है ना। ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है, ठीक है। ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो होता है ये परमवीर चक्र होता है। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर ऑप्शन में एक भारत रत्न दिया हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा इनको भी देख लिया जाए कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है। तो भारत रत्न की अगर बात किया जाए तो ये अपने देश भारत का, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, ठीक है ना। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भारत रत्न से हो गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि इसमें भी कोई किंतु परंतु वाली बात आप लोग को रह नहीं गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर वैज्ञानिक नेम पूछा गया है कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कई बार आप लोग को परीक्षाओं में जो आप लोग के ये 40 नंबर वाले सेक्शन में जो कि सभी के लिए कॉमन होता है, उसमें वैज्ञानिक नाम से भी कई बार प्रश्न आप लोग को देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आप लोग को है कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ये आप लोग को 5 दिए हुए हैं, कांस फेमिलस, बोस इंडिकस, मस्का डोमेस्टिका, उपयुक्त में से एक सदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मक्खी का अगर वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो दोस्त मेरे, इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये मस्का डोमेस्टिका जो हो जाएगा, ये मक्खी का ये वैज्ञानिक नाम हो गया। और यहाँ पर और दो, जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा इनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार ये भी पूछा गया है आप लोग को परीक्षाओं में कि बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो बोस इंडिकस का बात किया जाए तो ये गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। ये कांस फेमिलिस जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा इसको मिस्टेक करके लिख दिया गया है। इसको आप लोग समझ लीजिए, ये क्या होता है। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये केनिस, पूरा नाम इसका होता है केनिस ल्यूपस हेमिलेरस, हेमिलेरिस जो होता है, ये कांस केनिस फेमिलेरिस भी दे सकता है या ल्यूपस करके ये पूरा भी दे सकता है। केनिस फेमिलेरिस पूछ दे कि ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा, ये कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है। ये केनिस फेमिलेरिस जो है ये कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है। बोस इंडिकस गाय का होता है।
मस्का डोमेस्टिका मक्की का हो गया, मैंगी फेरा इंडिका जो हो गया ये वो आम का होता है, होमो सेपियंस जो होता है ये मनुष्य का होता है। तो इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सब चीज पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं आप लोग को परीक्षाओं में। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ये 8वां नंबर प्रश्न है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। अब एलिसा परीक्षण से दोस्तों प्रश्न ना पूछे ये कभी होता ही नहीं है, ये प्रश्न आप लोग को पूछ ही दिया जाता है, ठीक है, एलिसा परीक्षण का। तो पहले तो एलिसा का आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए। पहला महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण, फुल फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये एलिसा का फुल फॉर्म आप लोग को पूछ लिया जाता है। तो एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंटेसे, इम्यूनो सॉर्बेंट, सॉर्बेंट ए से ए डबल एस ए वाई है करके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे जो है ये एलिसा का फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। और ये किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो दोस्त मेरे ये एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है ना, एड्स के लिए, एड्स, ठीक है। तो एड्स के बारे में आप लोग को थोड़ा सा ये फुल फॉर्म मैं बता दूं, ये दोस्तों एक यौन रोग होता है, ठीक है, एड्स जो होता है। और कई बार परीक्षाओं में एड्स का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो चलिए थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यून, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है, डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये आप लोगों को एड्स का फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, एलिसा का फुल फॉर्म और एड्स का फुल फॉर्म, और एलिसा परीक्षण एड्स के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे दोस्त मेरे। अगला प्रश्न देखिए, ये 9 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रश्न आप लोग के लिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि जब भी आप लोग परीक्षा में बैठिए तो कृपया करके आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, नहीं तो प्रश्न ही गलत पढ़ लीजिएगा तो आंसर गलत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्त मेरे अगर इसकी बात की जाए तो ये थी बछेंद्री पाल, ठीक है ना। ये बछेंद्री पाल जो है ये प्रथम बार भारत की जो महिला थी जो माउंट एवरेस्ट फतह की थी। और ये कब की थी, थोड़ा सा ये जान लीजिए, 1984 में जो है ये फतह की थी। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर की चोटी पर चढ़ने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। अगर आप लोगों को कभी परीक्षा में पूछ दे, कभी परीक्षा में पूछ दे नहीं, ये बार बार ये भी पूछा जाता है कि विश्व में पहली महिला पूछ दे कि विश्व में पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट को फतह की थी, तो सबसे पहली महिला का अगर बात किया जाए दोस्त मेरे तो ये हो जाता है जुनको तेबई का नाम आप लोग सुने होंगे, जुनको ताबेई का नाम सुने होंगे, जो कि एक जापान की पर्वतारोही थी, जापान की पर्वतारोही थी ये, ठीक है ना। तो प्रथम महिला अगर सिर्फ पूछे कि विश्व में प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी आप लोग को जुनको ताबेई थी, जो कि जापान के बिलोंग करने वाली थी, जापान से, जापानी पर्वतारोही थी, ठीक है ना। तो ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इससे प्रश्न माउंट एवरेस्ट से दो और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कई बार परीक्षाओं में ये देखने को मिला है कि पहली दिव्यांग महिला जो, पहली दिव्यांग महिला, पहली दिव्यांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी, पहली दिव्यांग महिला कहाँ की, ये भारत की बात की जा रही है। पहली दिव्यांग महिला भारत की जो माउंट एवरेस्ट की फतह की ये थी दोस्तों अरुणिमा सिन्हा का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। तो प्रथम दिव्यांग जो भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो थी, एक पैर से दोस्तों ये विकलांग थी, एक पैर ही था इनका। और ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली, भारत को काफी प्राउड मोमेंट उस समय हुआ क्योंकि ये पहली दिव्यांग महिला जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। काफी कठिनाइयों वाला ये चढ़ाई होता है लेकिन काफी मुश्किलों में ये पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा अरुणिमा सिन्हा जी के द्वारा ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह किया गया। अब एक चीज और याद यहाँ पर रख लीजिए, ये तो पहली दिव्यांग महिला वाली हो गई। एक प्रश्न आप लोग को आजकल देखने को मिलता है, कई बार परीक्षा में पूछ दिया गया है कि सबसे कम उम्र की, मैं लिख दे रहा हूं, सबसे कम उम्र की
महिला जो भारत में सबसे कम उम्र की महिला जो भारत से बिलोंग करती थी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, सबसे कम उम्र की महिला, भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, वो कौन है? अभी तक ये 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये 2023 दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे कम उम्र की महिला जो दोस्तों ये थी, आप लोग को दिसंबर 23 ही मत कह लीजिए, ये जनवरी 24 भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें कोई नया अपडेट नहीं आया है। अभी तक सबसे कम उम्र की यही है, जो कि आप लोगों को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला शिवांगी पाठक का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है ना? शिवांगी पाठक, मैं लिख दे रहा हूँ दोस्त मेरे, ये आप लोग को शिवांगी पाठक जो हो जाएंगी ये। तो आप लोग को देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न, देखिए मैं डेली आप लोग को 10 से 12 प्रश्न ही कराता हूँ, लेकिन मोर देन 50 यानी 50 से ज्यादा प्रश्नों को आप लोग को महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में बता देता हूँ, और यही मेरे पढ़ाने का तरीका है दोस्तों। और टॉप लेवल का बिल्कुल आप लोग को कंटेंट देता हूँ दोस्त मेरे। आप लोग अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप लोग दोस्तों देखिए, वीडियो तो देख लेते हैं, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना, जो होमवर्क प्रश्न पूछता हूँ उसका भी जवाब आप लोग नहीं देते हैं, और ऐसे ही वीडियो के बारे में थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे नहीं देते हैं कि कैसा क्लास रहा है। तो दोस्तों उससे थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन जो है ना, वो बिल्कुल डाउन लेवल पर चला जाता है, और डाउन चले जाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग जो है उस पर सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग के द्वारा दोस्तों सपोर्ट अपेक्षित है, आप लोग सपोर्ट चैनल को कीजिए, और आप लोग को लगातार इस तरह की क्लासेज आप लोग को मिलते रहेगी। और आप लोग के लिए अभी तक 185 प्लस वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें आप लोगों को ये कहें तो करेंट अफेयर कह लीजिए, जीके कह लीजिए यानी जनरल नॉलेज, जीएस कह लीजिए यानी जनरल साइंस विज्ञान से, आप लोग की हिंदी की क्लासेज, कंप्यूटर की भी क्लासेज आप लोग के लिए मौजूद है, मैथ की भी क्लासेज है, रीजनिंग की भी क्लासेज है। तो आप लोग के लिए एक संपूर्ण पैकेज जो है हमारे चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध है। आप लोग अपने समयानुसार सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से जाकर देख लिया कीजिए, और आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वो सारा वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न, ये 10वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई? ये मेरे भाई, ये दांडी यात्रा तो कभी जान ही नहीं छोड़ता है। जब भी इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके की बात आती है, तो दांडी यात्रा बार बार ये देखने को मिल जाते हैं, और गांधी जी के द्वारा ये किया गया तो और ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इस बार जो बीपीएससी ट्री 2.0 का परीक्षा दिए थे, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 का जो परीक्षा हुआ आप लोगों का, संपन्न हुआ, उसमें गांधी जी से रिलेटेड तो भाई प्रश्न इतना पूछे, ऐसा कोई शिफ्ट बचा नहीं, ऐसा कोई दिन बचा नहीं जिसमें महात्मा गांधी जी न दिखे हों, महात्मा गांधी जी से ठीक है। आप लोग जो दिए हैं, आप लोग बखूबी से समझ सकते हैं कि मैं जो बातें कह रहा हूँ, वो चाहे गांधी जी के चंपारण आंदोलन से हो, या आप लोगों को कांग्रेस के अधिवेशन से हो, ये सारी बातें जो है आप लोग को पूछी गई, सभी शिफ्टों में पूछी गई। कब कभी तो एकदम लगातार वही प्रश्न हूबहू वीर कुंवर सिंह और आप लोगों को ये गांधी जी से प्रश्न हूबहू वही पूछ दिया जाता था। तो ये सब प्रश्न बिहार से जो आप लोग को संबंधित है, बिहार से भी रिलेटेड आप लोग को कई महत्वपूर्ण वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग उसको भी मेरे भाई आप लोग देख लीजिएगा। मैं ये बार बार आप लोग के लिए इसलिए कहता हूँ, आप लोग इसको सुनकर इरिटेट मत होइएगा कि भाई सर क्या ये सब बीच में बोलते रहते हैं। मेरे भाई आप लोग के लिए इसलिए कहता हूँ कि आप लोग, हो सकता है कि ये वीडियो देखकर आप लोग स्किप कर दें चैनल को, लेकिन आप लोग को ध्यान ही नहीं है कि इस चैनल पर और क्या क्या चीज है। तो ये सारी चीजें हमारे चैनल का वीडियो के माध्यम से, शानदार क्लास के माध्यम से आप लोग को उपलब्ध है। और ये महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की अगर बात किया जाए ना, तो दांडी यात्रा जो है ये 1930 में हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब 1930 हो जाएगा। और थोड़ा सा देख लीजिए कि ये दांडी यात्रा से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न तो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि कितने अनुयायियों के द्वारा जो है ये दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। तो ये 78 जो लोगों के साथ जो है, 70 लोगों के साथ, 78 यानी कि 78 लोगों के साथ जो है गांधी जी ये यात्रा को शुरुआत किए। कब शुरुआत किए मेरे भाई? ये आप लोगों को 12 मार्च 1930 से शुरुआत किए, और ये 6 अप्रैल 1930 को जाकर, 6 अप्रैल 1930 को जाकर ये यात्रा समाप्त हुआ। कहाँ पर?
तो दांडी दांडी में ये समाप्त हुआ। और कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो दोस्तों ये साबरमती आश्रम का नाम आप लोग सुने होंगे। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से ये दांडी तक यात्रा चली। और कुल कितने दिनों तक चली? अगर कभी ये प्रश्न पूछ दे कुल कितने दिन, तो ये आप लोगों को कुल कितने दिन में आप लोग लगा लीजिएगा, 24 दिन टोटल यह यात्रा चला था। और किलोमीटर पूछ लेता है कि कितने किलोमीटर चला था, तो दोस्त मेरे ये आप लोगों को 390 किलोमीटर, कभी कभी ऑप्शन में 391 भी दे देता है। तो आप लोग अगर ऑप्शन में 390 नहीं हो, 91 दे दिया हो, आप लोग उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 390 किलोमीटर की यात्रा की गई। उसी तरह आप लोग देख लीजिए, 241 मील या 240 मील दे देता है आप लोगों को। तो 240 यहाँ पर लिख लीजिए। मील में अगर पूछे तो 240 मील या 241 मील, दोनों ऑप्शन में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन में दो बार ये दोनों नहीं मिलेंगे, 240 241 दोनों नहीं मिलेगा, कोई एक आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो या तो 240 दिया होगा तो 240 लगा दीजिएगा, 241 दिया होगा तो 241 भी लगा सकते हैं, अगर परीक्षा में आप लोग को 240 नहीं हो तब, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लेना मेरे भाई। और आप लोग को ये तो मालूम हुई होगा कि दांडी यात्रा जो है किस लिए शुरुआत किया गया था। तो नमक पर जब अंग्रेजों के द्वारा कर लगाया गया, नमक पर जब कर आधारोपित किया गया, यानी कि नमक पर भी कर देना पड़ेगा, ये चीज जब लगाया गया, तो गांधी जी के द्वारा ये आप लोग को साबरमती आश्रम से दांडी के तट पर, दांडी नामक ये समुद्री तट है दोस्तों दांडी के पास में, तो वहीं पर उनके द्वारा नमक कानून को भंग किया गया, ठीक है ना। ये कुल 24 दिनों की यात्रा में। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप लोग अच्छे तरीके से मेरे भाई याद रख लीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे शानदार तरीके से। अगला प्रश्न 11 नंबर है आप लोग को, कि लेजेंड ऑफ द ऑनर किस देश की सर्वोच्च सम्मान है? लेजेंड ऑफ द ऑनर की बात की जा रही है। और इस प्रश्न में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लीजेंड ऑफ द ऑनर की अगर बात की जाए ना, तो दोस्त मेरे ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है ना। कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रश्न दोस्तों ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है ना, कि 2023 में ये फ्रांस का ये पहले तो देख लीजिए कि ये लेजेंड ऑफ द ऑनर क्या होता है। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है, ये लीजेंड ऑफ द ऑनर होता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। और 2023 में अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार जो है फ्रांस के द्वारा दिया गया। तो इसलिए ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको भी याद रखिएगा। अगर कभी परीक्षा में पूछ दे कि ये लीजेंड ऑफ द ऑनर जो है, इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? इस पुरस्कार की स्थापना, हालांकि इतना डीपली प्रश्न तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आजकल ये एग्जामिनर के दिमाग में कब सनक चढ़ जाए, किस टाइप का प्रश्न वो पूछ दे, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि लीजेंड ऑफ द ऑनर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो ये दोस्तों 1802 में हुआ था, ठीक है ना। सॉरी, ये 1802 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा यह पुरस्कार की स्थापना किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट का आप लोग नाम सुने होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है 1802 में लेजेंड ऑफ द ऑनर पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। और ये 2023 में अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। तो ये बात आप लोग अच्छे तरीके से मेरे भाई याद रख लेना। और आप लोग, मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न देख लिया जाए। तो ये आप लोग के लिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है, जो कि मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से ये बता भी दिया हूं कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है। ये आप लोग को 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्त मेरे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते हैं तो मैं क्या बोलूं, कि मुझे खुद लगता है कि नहीं, आप लोग जो है वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की वो मोटिवेशन मिलता है। खुद आप लोग सोचिए कि अगर जब तक हमारे और आपके बीच में
एक इंटरेक्शन जो होता है, इंटरेक्शन का जो आप लोग कैसे बन सकता है, अभी मैं लाइव क्लास तो आप लोग के सामने आ नहीं रहा हूँ, तो ये कमेंट ही जो है ना मुझे मोटिवेशन प्रदान करता है सच कहूँ तो। और आप लोग दोस्त जो भी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है, ये क्लासेस अच्छी लगती है, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्त मेरे अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर इससे भी अच्छा हो सकता है तो वो भी आप लोग कमेंट में करें कि नहीं सर इससे भी अच्छा हो सकता है, ठीक है? मैं उसकी भी कोशिश करूँगा। लेकिन इतने टॉप क्लास का कंटेंट आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि कोई नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है ना? आप लोग को इतने कम प्रश्न में आप लोग को कई प्रश्नों को मैं वहाँ पर करा देता हूँ। अब इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? तो मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आज के इस शानदार क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। एक और शानदार क्लास लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।